5 स्किल के डे नंबर 3 में आप सभी इंजीनियर्स का स्वागत है। और डे 3 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा डे 3 के अंदर वो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हो जाता है। आज की इस सीरीज के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए जब वो साइट पे वर्क एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल के अंदर। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की फ्री क्लास के अंदर आप सभी इंजीनियर्स का स्वागत है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। हम वो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो कि एक सिविल इंजीनियर्स को जो है आना ही आना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक सिविल इंजीनियर्स को जो बेसिक टर्म्स होती हैं टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की वो तक भी उसको पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज टेंडर। ये सबसे कॉमन सा क्वेश्चन होता है। कई बार ना जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई टेंडर क्या है, टेंडर को एक्सप्लेन करो। सो टेंडर कुछ भी नहीं है। टेंडर बेसिकली एक प्रोसेस है, एक इन्विटेशन का प्रोसेस है। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करवाना है। मान लो कोई ब्रिज का प्रोजेक्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो खुद तो वो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा नहीं, उसके लिए वो हायर करेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का जो प्रोसेस है वो ही टेंडर होता है। उसमें वो क्या करता है, सबसे पहले सारे टेक्निकल्स और सारी चीज़ें करके एक एस्टिमेट बनाएगा। एस्टिमेट बनाने के बाद में वो जो है एक टेंडर पब्लिश करेगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों मोड पे होता है। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया हुआ है कि जो बड़े टेंडर्स हैं सारे वो ऑनलाइन मोड पे होते हैं और जो छोटे मोटे टेंडर्स होते हैं वो ऑफलाइन मोड पे भी जो है वो होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बिड लगती है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो बिड डालते हैं, उसमें जिसकी सबसे लोवेस्ट बिड होती है उसको वो टेंडर जो है वो अलॉट हो जाता है। सो इसलिए टेंडर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। टेंडर कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ना कोई लीगल बाउंडेशन है। टेंडर बस एक इन्विटेशन है। आपको कोई काम करवाना है, उस काम के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी और उन लोगों को आप कैसे बुलाओगे अपने पास में, उस टेंडर के थ्रू। और ये गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी टेंडर जो है वो डालती हैं, मतलब टेंडर जो है वो निकालती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो भी टेंडर निकालती हैं। मान लो जैसे टीसीएस है, टीसीएस को मान लो अपना कोई हेड ऑफिस वगैरह या उसको अपनी कोई ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, तो वो भी क्या करेगी, वो भी टेंडर निकालेगी और लोग उसमें टेंडर डालेंगे और उसके बाद में वहाँ पे लोवेस्ट बिडिंग के बेसिस पे वहाँ पे चीज़ें होंगी। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इट इज ए बिडिंग प्रोसेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट कॉन्ट्रैक्टर्स टू सबमिट बिड फॉर ए प्रोजेक्ट और सर्विस। अब देखो ऐसा नहीं है कि टेंडर का इनविटेशन आया और हर कोई टेंडर डाल सकता है, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं और वो क्राइटेरिया वहाँ पे टेंडर के जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है वहाँ पे मेंशन रहती है। जैसे सबसे कॉमन जो टर्म्स कंडीशन होती है कि आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि सेम फील्ड में आपने एक्सपीरियंस आपने लिया हो, आपके पास में इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पे कुछ अमाउंट भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। आप बिड में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आप वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वहाँ पे क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। ईएमडी बेसिकली जो है उसको बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती है। अभी हम आगे जो है इस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई टेंडर अलॉट हो जाता है तो टेंडर क्लाइंट के साथ में जो भी लीगल एग्रीमेंट करता है उसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब जो टेंडर अलॉट हुआ उस टेंडर पे जो वर्क होएगा वो किन कंडीशंस पे वो वर्क किया जाएगा, उस कंडीशंस को एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है दोनों पार्टीज को साइन करती हैं और उसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगल बाउंडेशन होती है दोनों पार्टीज के बीच में। टेंडर जो है वो लीगल बाउंडेशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। टेंडर सिर्फ एक इनविटेशन है जो इनवाइट कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है एक लीगल बाउंडेशन है। मतलब अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए तो आप लीगली बाउंड हो गए, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या है टर्म्स कंडीशन है। तो यही दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है। टेंडर जो है वो इनविटेशन है, कोई भी लीगल लाइबिलिटी आपकी नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर आपने साइन कर दिया तो आपकी लीगल लाइबिलिटीज जो है वो बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब
टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, दोनों ज़्यादातर लोग जो है ना इसको एक ही चीज़ समझते हैं और इंटरव्यू में जाके फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक साइड लेफ्ट साइड में आपका टेंडरिंग के बारे में बात होगी और राइट साइड में आपका यहाँ पे जो है किसके बारे में बात होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि टेंडर जो है वो एक इन्विटेशन है और जो है आपका, सारे लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। टेंडर देखो क्या है, आपका टेंडर जो है ना वो एक इनविटेशन है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है। तो टेंडर जो है वो एग्रीमेंट नहीं है, मतलब वहां पे कोई लीगल फाउंडेशन नहीं हो रही है, सिर्फ एक इनविटेशन दिया गया है, उस इनविटेशन के बेसिस पे लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे इट इज ए प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ठीक है। और ये क्या होती है, प्री टेंडरिंग स्टेज। मतलब देखो, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले टेंडरिंग का प्रोसेस होगा। इसलिए जो है हमारा जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है उसको प्री कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टेंडरिंग पहले होगा, कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाद में आपका टेंडर का प्रोसेस लिया जाएगा, नहीं, पहले आपका टेंडरिंग प्रोसेस होगा, बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए टेंडरिंग को यहाँ पे क्या लिखा गया है, टेंडरिंग को लिखा गया है कि यहाँ पे ये एक प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है, और कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है कि ये एक प्री टेंडरिंग स्टेज है। मतलब ये आपकी जो है टेंडर के बाद आपकी यहाँ पे जो है की जाती है, और ये आपकी यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये की जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस फाइंडिंग पार्टीज, टेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइंड आउट करने का प्रोसेस होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पज होता है वो दोनों पार्टीज को बाउंड करने का होता है, लीगल जो लाइबिलिटीज होती है उसके अंदर, ठीक है। तो क्लियर डिफरेंस हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। टेंडरिंग क्या होता है, इन्विटेशन प्रोसेस होता है। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ये चीज समझ में आ गई। टेंडरिंग जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले का प्रोसेस है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेंडरिंग के बाद का प्रोसेस है। यहाँ पे ये प्री शब्द जो है वो गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा पोस्ट टेंडरिंग, ठीक है। सो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टेंडरिंग के बाद का प्रोसेस होता है। इसके अलावा टेंडरिंग जो होता है वो पार्टीज को फाइंड करने का प्रोसेस होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज को बाउंड करने का प्रोसेस होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंडर। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ टेंडर के बारे में। अब देखो टेंडर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टेंडर क्या होता है वो डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो डिस्कस किया, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ टेंडर के अंदर हमारा सबसे पहला होता है ओपन टेंडर, ठीक है। ओपन टेंडर का मतलब ये होता है कि मतलब हर किसी के लिए वो ओपन होता है, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हर कोई का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई भी चला गया, हर कोई का मतलब ये होता है कि हर कॉन्ट्रैक्टर्स या हर टाइप का कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है वो वहां पे टेंडर जो है वो डाल सकता है, ठीक है। मतलब बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ले सकता है। मान लीजिए कंडीशन क्या लगा दी है कि भाई कंडीशन ये लगा दी कि 5 साल का जो है सेम फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई टर्नओवर की जो है कंडीशंस लगा दी, या फिर जो है परसेंटेज मान लो ईएमडी ले लिया कि 5% ईएमडी जमा करानी है। सो ये क्राइटेरिया जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स फुलफिल कर रहे हैं, चाहे मतलब वो कितना पुराना कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कितना भी नया कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर जो उस टेंडर को डालने के लिए एलिजिबल है वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा नया कॉन्ट्रैक्टर भी, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास ना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, वो भी टेंडर डाल सकता है। कैसे डाल सकता है, वो किसी एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ में जॉइंट वेंचर करके टेंडर डाल सकते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग मतलब ठेकेदारी में अगर आपको फास्ट आगे बढ़ना है तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लो। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ आप जॉइंट वेंचर में काम करना स्टार्ट कर दो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उन्हीं के लेवल पे एक्सपीरियंस चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बिना किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आप काम करोगे, सो आपको स्टार्टिंग में C क्लास या D क्लास के कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे छोटे, फिर जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आप B क्लास में जा सकते हो, फिर उसके बाद A क्लास में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्ट किसी के साथ जॉइंट वेंचर में A क्लास B क्लास के कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिमिटेड टेंडर्स। बेसिकली क्या होता है, लिमिटेड टेंडर्स के अंदर क्या होता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर नहीं डाल सकता।
मतलब गवर्नमेंट पहले से ही कुछ शॉर्ट लिस्ट कर दी है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को, तभी और उन्हीं को ही इनविटेशन भेजा जाता है और वही कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या करते हैं, टेंडर डालते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ पे क्या होता है, मान लो कोई स्पेशल कोई प्रोजेक्ट है, जैसे डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट है मान लीजिए, और डिफेंस के प्रोजेक्ट में इंडिया ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि भाई हमें अमेरिका, रसिया और जो है फ्रांस से ही फाइटर जेट जो है वो लेने हैं। तो उन्होंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया कि 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कौन है, एक अमेरिकन कंपनी होगी, एक जर्मन कंपनी होगी और एक रशियन कंपनी होगी। अब उनमें से जो सबसे लोवेस्ट बिड करेगा उसको टेंडर जो है वो अलॉट कर देंगे। ओपन टेंडर के अंदर क्या होता है, ओपन टेंडर मान लो इंडिया को फाइटर जेट बनवाने और इंडिया ने एक ओपन टेंडर डाल दिया। उस ओपन टेंडर के अंदर जो है पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाइना भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अंदर तुर्की भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अंदर यूएस, यूके, मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे भी फाइटर जेट्स बनते हैं सब उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड टेंडर्स के अंदर कि जो कंपनी पहले से शॉर्ट लिस्ट की जाएंगी वो ही वहाँ पे टेंडर डाल सकती है। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि अडानी को ये दे दिया, रिलायंस को वो टेंडर जो है वो अलॉट कर दिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट भी क्या करती है कि कुछ जैसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ कुछ ही लिमिटेड कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकती है या फिर उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकती है। अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो इंडिया की हर कोई कंपनी तो उसको हैंडल नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी कि अडानी, अंबानी, टाटा जैसे लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेगी और उसके बाद उनको बुलाएगी और टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन होगा या फिर टेंडरिंग प्रोसेस होगा कि भाई 4 लोग, अडानी, अंबानी, टाटा, ऐसे 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनको बोल दे कि भाई अब आप बिड के अंदर पार्टिसिपेट करो। इन 4 के अलावा कोई 5वां आदमी जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पर्पज आपको समझ में आ गया। पर्पज बेसिकली इसका ये होता है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है या कोई 420 नहीं गवर्नमेंट कर रही है कि कोई करप्शन कर रही है। बेसिकली कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि जो हम हर किसी को नहीं दे सकते, या हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं हो सकता या हर किसी की कैपेसिटी नहीं है उन प्रोजेक्ट्स को करने की। सो उस केस में लिमिटेड टेंडर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। इसके बाद होते हैं नेगोशिएशन वाले टेंडर्स होते हैं। अब आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि टेंडर्स को ऑन टेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑन टेबल बुलाया जाता है और सामने से उनके साथ में नेगोशिएशन किया जाता है। ये एनएचआई करती है और पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वे भी वैसे ही होते हैं। टेंडर तो निकाल दिया है लेकिन ऑन टेबल सेटलमेंट किया जाता है, ऑन टेबल नेगोशिएशन किया जाता है। 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, टेबल पे बैठा के जिसने सबसे लोवेस्ट जो है प्राइस दिया उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलॉट कर दिया। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि नेगोशिएशन टेंडर्स के अंदर क्या होता है। इसके बाद होता है ई टेंडर। देखो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ई टेंडर के थ्रू हो रहे हैं और 7-8 लाख रुपए या शायद आई थिंक 10 लाख रुपए हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग लिमिट है। उससे कम के टेंडर जो है वो ऑफलाइन मोड पे या वर्क ऑर्डर के बेसिस पे जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर के टेंडर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, वो ऊपर के टेंडर जो है वो ई टेंडर के थ्रू ही जाते हैं। अब इसका भी, इसमें देखो करप्शन हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया कि भाई 10 लाख से नीचे के जो टेंडर्स हैं वो आप वर्क ऑर्डर पे या फिर उनको ऑफलाइन जो टेंडर प्रोसेस होता है उसके थ्रू कर सकते हो, और 10 लाख से ऊपर के आप को ई टेंडरिंग में जाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट में कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 20 लाख का कोई काम है तो वो क्या करेंगे, 10-10 लाख के 2 एस्टीमेट बनाएंगे। ठीक है, 20 लाख का एक एस्टीमेट नहीं बनाएंगे, 10-10 लाख के, 10 लाख भी नहीं बनाएंगे, 9,80,000 इस तरीके से समथिंग, और उसके बाद में 2 अलग अलग टेंडर वर्क ऑर्डर पे या फिर ऑफलाइन मोड पे उनको निकाल देंगे। क्लियर। सो इस तरीके से भी जो है वो डिपार्टमेंट्स जो है वो करते हैं। बाकी और इसके अलावा ई टेंडरिंग का प्रोसेस आपको पता चल गया। मतलब जो टेंडर ऑनलाइन होते हैं आज के टाइम में, आप जो है टेंडरिंग की वेबसाइट है, हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट अलग होती है। इसके अलावा हर किसी भी डिपार्टमेंट पर अगर आप जाओगे वहाँ पे टेंडर की एक जो है मेन्यू दिया रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी टेंडर्स होंगे उनकी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करो, टेंडर डालो और अपनी बिड वहाँ पे सबमिट कर दो, और उसके बाद में ऑनलाइन ही ऑटोमेटिकली जिसकी सबसे लोवेस्ट बिड होगी उसको टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ई टेंडरिंग का मतलब समझ में आ गया। ऑनलाइन ये क्यों गवर्नमेंट लेके आई थी, क्योंकि पहले क्या था कि टेंडरिंग प्रोसेस पे बाहुबलियों का कब्जा था। ठीक है, तो जो भी एरिया में बाहुबली होता था या जो भी मतलब रसूख वाला आदमी या अप्रोच वाला जो इंसान होता था उसकी वो अपनी पकड़ या अपने रुतबे की वजह से जो है टेंडर पे मैनिपुलेशंस जो हैं वो होते थे, या पहले से ही पता
कर लेते थे कि लोवेस्ट प्रोसेस जो है वो लोवेस्ट बिड किसकी लग रही है उससे लोवेस्ट बिड जो है वो डाल देते थे। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उन लोगों को भी मौका मिल सके जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, जो कोई बाहुबली नहीं है, उनको भी मौका मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोसेस लेके आई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेंडर। सो बेसिकली ग्लोबल टेंडर, जैसे मैंने आपको जो है फाइटर जेट वाला जो एग्जांपल दिया था, या जैसे इंडिया को बुलेट ट्रेन जो है वो बनानी थी। सो बुलेट ट्रेन में इंडिया ने मान लो कोई ग्लोबल टेंडर निकाला, तो बुलेट ट्रेन के अंदर चाइना एक्सपर्ट है, जापान एक्सपर्ट है, इसके अलावा जो है यूरोप की कुछ कंट्रीज जो हैं वो एक्सपर्ट है। सो उस केस में क्या है कि ग्लोबल टेंडर जो है निकालेगी, भाई हमें इस लोकेशन से इस लोकेशन की एक मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाना है। सो उसमें जितनी भी कंट्री जो एलिजिबल हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, जिसकी सबसे लोवेस्ट बिड होगी या जिसकी सबसे ईजी टर्म्स कंडीशन होगी उसको वो टेंडर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये ग्लोबल टेंडर से निकलते हैं। तो इंडिया के हर कंट्री जो है इस तरह के ग्लोबल टेंडर्स जो है वो निकालती रहती है। आपने सुना होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान में जो है एक उनकी जो पार्लियामेंट है उसका कंस्ट्रक्शन किया था। ईरान के अंदर जो है रेलवे लाइंस, मेट्रो लाइंस का कंस्ट्रक्शन किया। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी किया। ऐसे ही चाइना, आप देखोगी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होती हैं और ये बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के इस तरह के काम जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है आइटम रेट। आइटम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आइटम रेट, तो इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना वो हर एक आइटम का अलग अलग रेट जो है वो कोट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर 10 आइटम है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, 10 के 10 आइटम का रेट जो है वो कोट करेगा कि ब्रिक वर्क का मैं इतना दूंगा, कंक्रीट का इतना दूंगा, रेनफोर्समेंट का इतना दूंगा, और फिर उसके बेसिस पे जो भी लोवेस्ट होगा उसको टेंडर जो है वो लोड कर दिया जाएगा। तो आइटम रेट के अंदर आइटम वाइज चीज़ें दी जाती हैं। इसके बाद होता है लमसम टेंडर। ये भी बहुत ज़्यादा चलन में है और खासकर मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर ये बहुत चलता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक काम बता दिया जाता है कि भाई 15 किलोमीटर की मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, मान लो एक लोकेशन से इतने लोकेशन है, इतने उसके अंदर जो है मेट्रो स्टेशंस बनने हैं और ये बेसिक फैसिलिटीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मतलब एक टास्क दे दिया कि भाई ये काम रहेगा। अब उस काम को आप कितने प्राइस में फिनिश करोगे वहाँ पे टेंडर डालो। मान लो किसी ने डाला कि हम तो 100 करोड़ में करेंगे, किसी ने बोला कि जी 99 करोड़ में करेंगे, किसी ने बोला जी हम तो 110 करोड़ के अंदर करेंगे। यहाँ पे ना एस्टिमेट की बात हो रही है, ना ड्राइंग्स हो रही है, कुछ ही बात नहीं हो रही यहाँ पे एक लमसम अमाउंट की बात हो रही है। क्लियर? जैसे एक छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मान लो आपका एक 1000 स्क्वायर फीट का कोई भी घर है, आपका एक घर है 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है, सो आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, एक आपने बोला कि मुझे G+4 इसका कंस्ट्रक्शन करवाना, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैं 1 करोड़ में इसको कर दूंगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर्स आया कि मैं इसको 99 लाख रुपीज़ में कर दूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं इसको 90 लाख रुपीज़ के अंदर कर दूंगा। सो कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में आएगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको एक लमसम अमाउंट बता देगा कि मैं टोटल इतना आपसे चार्ज करूंगा, और उसी हिसाब से उसको पेमेंट भी दिया जाएगा लमसम अमाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो लमसम अमाउंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है टर्नकी टेंडर्स। इसके अंदर क्या होता है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की ही होती है, मतलब ड्राइंग्स डिजाइंस जो बनेंगे वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ही करेगा। इसके अलावा जो भी उससे रिलेटेड प्रोक्योरमेंट वगैरह जो होगा वो भी वही करेगा, लैंड से लेकर जो भी मटेरियल वगैरह परचेज करेगा, और उसका कंस्ट्रक्शन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की रहेगी। क्या रहेगा, मतलब उसी की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस प्रोसेस को करने की। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि टर्नकी टेंडर्स का मीनिंग जो है वो क्या होता है कि टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है PPP और BOT। ठीक है, सो बेसिकली इनको बोला जाता है बिल्ड एंड ऑपरेट टाइप टेंडर्स होते हैं, या पब्लिक पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे जनरली इंडिया के अंदर हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि जो कंपनी कंस्ट्रक्ट करती है वही बिल्ड करती है, वही उसको ऑपरेट करती है, उसका मेंटेनेंस करती है, और एक टाइम पीरियड होता है कि मान लीजिए उसने उस 25 साल तक उसने उसको ऑपरेट किया, उससे जो भी इनकम हुई वो इनकम उसने अपने पास में रखी, और उसके बाद में फाइनली जो है उसने वो क्या कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसको, गवर्नमेंट को। तो इंडिया के अंदर जितने भी हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं सारे वो ऐसे ही बनते हैं कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई दिल्ली से लेके मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे बनना है। ठीक है, अब दिल्ली से मुंबई का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, तो शायद ही कोई एक कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बना पाए। सो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, इसको फेज़ वाइज डिवाइड कर देगी कि भाई फेज़ 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इसका फेज़ 2 है, ये फेज़ 3 है। ठीक है,
सो इसके अंदर क्या होगा कि मान लो फेज 1 के अंदर एक कंपनी को किसी को मिला और उस कंपनी को 30 साल का उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 30 साल का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी कंपनी की है, उसको ऑपरेट भी वही करेगी, उसको मेंटेन भी वो करेगी। अब आप बोलोगे कि सर उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो 30 साल तक जितना भी जो टोल होगा वो सारा का सारा टोल जो है वो कंपनी अपने पास में रखेगी। ये टाइम बढ़ भी सकता है और जो है कई बार ऐसा होता है कि टोल नहीं रिकवर हो पाया जो उसकी कॉस्टिंग है। उसके बाद में क्या होगा कि गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होगा, जैसे ही उसकी कॉस्टिंग और जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो सब एग्रीमेंट होगा, 30 साल का टाइम पीरियड होगा या अमाउंट का टाइम पीरियड होगा कि भाई जब तक आपका अमाउंट रिकवर नहीं हो जाता, उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट जो है ये हाईवे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फेज 1 है ये आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, गवर्नमेंट को। अब उसको गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट उस पर टोल रखना चाहती है नहीं रखना चाहती है या जो करना है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अब उस कंपनी ने उसको बीओटी के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट किया, अपना पैसा उसने निकाला, अब उसके बाद में उसने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, आप इसको अपने घर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए जैसे आपको अपना घर बनाना है, ठीक है, G+4 आपको बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आपके पास में पैसा क्या है, आपके पास में पैसा कम है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपके पास आता हूँ या कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में आता है, वो बोलता है कि जी मैं आपका घर बना के दे दूंगा, आपको 1 रुपया नहीं देना। लेकिन आपके घर के जो 2 फ्लोर हैं, आपके घर के जो 2 फ्लोर हैं वो मैं अपने पास रखूंगा, आपके घर के जो 2 फ्लोर हैं वो फ्लोर मैं अपने पास रखूंगा और उन फ्लोर से जो भी इनकम आएगी वो इनकम मैं अपने पास रखूंगा। और ये मैं कब तक करता रहूंगा, जब तक मेरा पैसा और उस पर वो इंटरेस्ट, मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए लगाए और 1 करोड़ पे वो 18% का इंटरेस्ट या 15% का इंटरेस्ट, 12% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है। सो जब तक ये उसका पैसा रिकवर नहीं होता, जब तक वो फ्लोर अपने पास रखेगा, चाहे वो खुद रहे उन फ्लोर में या वो उन फ्लोर को रेंट आउट करे। ठीक है, अब जब ये पैसा रिकवर हो गया या जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था, मान लो 15 साल का टाइम पीरियड डिसाइड हुआ और वो 15 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो अब ये 2 फ्लोर वो आपको हैंड ओवर कर देगा, मतलब अब आप जो आपकी बिल्डिंग है वो कंप्लीट अब आपके पास में। ठीक है, सो इस तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो टेंडर होते हैं उसी की तरह मिलते जुलते हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वही होता है कि मतलब एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को जो है एक प्रोजेक्ट का दे दिया जाता है, अब उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट होती है। अब आप सोचोगे कि सर उसको पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट बेसिकली होती है परसेंटेज बेसिस पे या फिर मतलब वर्क के बेसिस पे होती है। मान लीजिए कि अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू प्लिंथ जैसे उसने बोला कि भाई अप टू प्लिंथ मुझे इतना परसेंट अमाउंट या इतना अमाउंट, परसेंटेज भी ले सकता है वो या फिर फिक्स कर देगा कि भाई मुझे मान लो 1 करोड़ का कोई टेंडर है, सो मुझे जैसे मेरा प्लिंथ लेवल कंप्लीट हो तो मुझे 10 लाख रुपए मुझे बिल मिल जाने चाहिए। उसके बाद जैसे इनको भाई ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ, सो मुझे जो है 20 लाख रुपए रिलीज हो जाना चाहिए। सो इस तरीके से उसको पेमेंट जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आइटम रेट के अंदर क्या होता है, जैसे टेंडरिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टर्स आइटम रेट के अकॉर्डिंग बिड करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको टेंडर लॉट होता है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट दिया जाता है ना, वो आइटम वाइज ही उसको पेमेंट दिया जाता है। जो भी उसने रेट तय करा होगा, मान लो उसने ब्रिक वर्क का करा कि 10,000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है, तो जितना भी जो उसका ब्रिक वर्क का क्वांटिटी बैठी, ठीक है, मान लो 100 क्वांटिटी बैठी और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके उसको जो पेमेंट बना वो उसको पेमेंट दे दिया। ऐसे उसने रेनफोर्समेंट का दिया कि मैं 70 रुपीज़ kg करूँगा, तो मान लीजिए 1000 kg बना, उसको 70 से मल्टीप्लाई करके उसको पेमेंट दे दिया। तो ऐसे ही आइटम वाइज ही उसको जो है पेमेंट दिया जाएगा। और ये क्वांटिटी कैसे निकलेगी, ड्राइंग से हम लोग ये क्वांटिटी जो है वो निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि एक्चुअल जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की वो कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। मान लो किसी बिल्डिंग को बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और इसमें 15% जो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के नाम से और ऐड कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है 1 करोड़ 15 लाख रुपए जो है कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाएंगे, जिसमें से 1 करोड़ रुपए तो उसको दिए जाएंगे कंस्ट्रक्शन करने के और 15 लाख रुपए दिए जाएंगे उसको उसके उस प्रोजेक्ट को बनाने के। ठीक है, या आप उसको बोल लीजिए कि उसको सैलरी दी है, आप उसको ये बोल सकते हैं कि उसको जो प्रॉफिट है वो उसको दिया है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है आपको समझ में आ गया, बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाएगी और उस एक्चुअल कॉस्ट पे प्लस कुछ एक्स्ट्रा रख के उसको और दे दिया जाता है
क्यों दे दिया जाता है कि ताकि उसने जो टाइम दिया है, जो उसने समय इन्वेस्ट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लगा है सारा, उसकी कॉस्टिंग उसकी निकल सके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है परसेंटेज के बेसिस पे काम करता है कि मान लो 1 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट है, 1 CR का कोई प्रोजेक्ट है, और कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि मैं इसको 10% अबो करूंगा, ठीक है। सो 10% अबो करते कितनी कॉस्ट होगी, 1.1 CR। या वो बोल रहा है कि मैं तो 10% बिलो करूंगा इस काम को, तो 10% बिलो करते कितनी कॉस्ट होगी, 90 लाख रुपए कॉस्ट होगी। सो इसके अंदर परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस पर प्लस परसेंटेज अप करके या परसेंटेज डाउन करके जो है वो क्या करता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी नाम सुना होगा आपने ईपीसी। सो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और फुल कंस्ट्रक्शन, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है। मतलब उससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइन एंड ड्राइंग का प्रोसेस होगा वो भी कॉन्ट्रैक्टर करेगा। उसके अलावा प्रोक्यूरमेंट जो करना है, परचेसिंग जो करनी है वो भी वही करेगा, और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ईपीसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली प्राइवेट कंपनीज काफ़ी निकालती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टीसीएस का, कि टीसीएस का मान लो अपनी कोई एक नया ऑफिस जो है मान लीजिए टीसीएस को बनाना है। सो टीसीएस क्या करेगी, टीसीएस को तो कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो टीसीएस क्या करेगी कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकालेगी, जिसके अंदर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को सिर्फ लेबर का पेमेंट जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो है उसको जो मटेरियल का पेमेंट है वो नहीं दिया जाता। मटेरियल जो है वो क्लाइंट खुद परचेज करता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या है। क्लियर। सो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपने काफ़ी सुना भी होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम भी आप लोगों ने देखे होंगे, करवाए भी होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लेबर की पेमेंट दी जाती है, मटेरियल की पेमेंट जो है वो नहीं दी जाती है। तो ये हमारे थे सारे के सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे टाइप्स ऑफ टेंडरिंग से मिलते जुलते थे, और कुछ हमारे जो है थोड़े बहुत डिफरेंट थे। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि टेंडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टाइप ऑफ टेंडरिंग टेंडर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है क्या हो गए होते हैं। तो इससे आपके काफ़ी सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। और ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है तो भी आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की समझ होनी चाहिए। आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है तो वो भी आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की समझ होनी चाहिए। आपको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जाना है, वहाँ पे भी आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के बिना आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपको अपना बिजनेस करना है तो फिर तो आपके लिए मस्ट है, मतलब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इसलिए टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। इसके बाद एक और हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रह गया था, वो था मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट को मैनेज करने का पैसा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी जो सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल कंपनीज भी होती हैं जिनका काम होता है सिर्फ प्रोजेक्ट की क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कंपनीज होती हैं कि भाई वे प्रोजेक्ट को आके सिर्फ मैनेज करेंगी। तो उस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो हमारे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज NIT, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म NIT होती है, फुल फॉर्म होती है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये बेसिकली क्या होता है, ये समझ लीजिए। NIT इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकता है आपसे। जब भी कोई भी डिपार्टमेंट को या किसी कंपनी को कोई भी टेंडर निकालना होता है, सो वो उस टेंडर को क्या करती है, सबसे पहले उसका जो है टेंडर के सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो फॉलो करने के बाद में वो क्या करते हैं, उसका एक नोटिस निकालते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके से मार्केटिंग टाइप होता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। भाई मैंने टेंडर निकाल दिया, लेकिन टेंडर का पता कैसे चलेगा किसी को, ठीक है। तो जब तक मैं उसको पब्लिश नहीं करूंगा, उसकी मार्केटिंग नहीं करूंगा, तो जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंट एक तो अपने ही वहाँ पे जो उनका नोटिस बोर्ड सेक्शन होता है वहाँ पे नोटिस लगा देगा कि भाई ये टेंडर निकला है। इसके अलावा क्या होता है कि लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं उस न्यूज़पेपर में जो है वो उसका एडवर्टीजमेंट कर देगा कि भाई ये टेंडर है, इस टेंडर की लास्ट डेट ये है, इतना बिड है और ये टर्म्स कंडीशन है, आप आके इसको जो है टेंडर डालिए। इसके अलावा आज के टाइम पे जैसे टेंडरिंग होती है तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता टेंडर का जो वो करना, मतलब मार्केटिंग करनी, क्योंकि आज के टाइम पे सबको पता है कि किस वेबसाइट पे जाके टेंडर्स मिलेंगे। तो जैसे आप उस वेबसाइट पे जाओगे, डिपार्टमेंट सर्च करोगे, सेलेक्ट करोगे, वैसे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी टेंडर्स होते हैं वो सारे टेंडर्स की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए
नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जैसे होता था ना पहले टाइम पे न्यूज़पेपर्स के अंदर, आज भी आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है टेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी, डिपार्टमेंट का नाम रहता है, कितना अमाउंट है, उसकी बेसिक टर्म्स कंडीशंस, लास्ट डेट कब है, वो सारे प्रोसेस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यही होता है, इट इज़ ए फॉर्मल इन्विटेशन टू बिड कंटेनिंग की डिटेल्स, मेन बुलेट पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं कि टाइप ऑफ वर्क क्या रहेगा, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी है, लास्ट डेट जो है वो कब रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने बताया ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि भाई आपको 5 साल 10 साल 15 साल सेम फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबमिशन प्रोसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द टेंडर। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, मार्केटिंग का प्रोसेस हो गया, जिसमें हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू? इसको बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन। क्या बोला जाता है इसको? प्री क्वालिफिकेशन। डेफिनेशन पे आते हैं, ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर बिफोर दे आर अलाउड टू सबमिट द मेन टेंडर्स। जैसे मैंने बोला था ना ऊपर, हम लोगों ने टाइप ऑफ टेंडर्स के अंदर लिमिटेड वाला टेंडर्स देखा था कि भाई कुछ टेंडर्स, कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो इनवाइट किया जाता है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि भाई मोदी जी बैठे और 4 लोगों को पकड़ लिया कि भाई अडानी को ले आओ, अंबानी को ले आओ, इसको ले आओ, उसको ले आओ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में कौन कैंडिडेट जो है इस टेंडर के लिए एलिजिबल है या क्वालिफाइड है। सो उसी प्रोसेस को हम लोग प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। मान लीजिए अडानी जो है प्री क्वालिफिकेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन रिलायंस जो है वो प्री क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो रिलायंस को आउट कर दिया जाएगा और अडानी को जो है वो इनवाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो चीज़ें क्लियर हुई आपको। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब समझ गया कि टेंडर डालने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग, या कॉन्ट्रैक्टर्स है या कोई सप्लायर है, जैसे मान लो मेरा कोई डिपार्टमेंट है और मुझे उस डिपार्टमेंट में किसी मटेरियल की सप्लाई चाहिए। अब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भी मटेरियल, किसी भी जो है सप्लायर को पकड़ के जो है सप्लाई लेनी शुरू कर दूंगा। अब मान लो मैंने टेंडर प्रोसेस निकाला, मैंने क्या निकाला, मान लो मुझे जो है सीमेंट बैग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब सीमेंट बैग की मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुझे 10,000 बैग पर डे की रिक्वायरमेंट है, या पर मंथ कर लीजिए अगर आपको पर डे हजम नहीं हो रहा है, पर मंथ कर लेते हैं कि भाई मुझे जो है 10,000 बैग सीमेंट के रिक्वायरमेंट है, कितने पर मंथ मुझे रिक्वायरमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक टेंडर डाल दिया और ओपन टेंडर डाल दिया। अब उसके अंदर क्या होगी कि सब तरह के सप्लायरों ने जो है उसमें टेंडर डाल दिया, और एक ऐसा बंदा था जिस बंदे ने क्या करा, सबसे लोवेस्ट बिड डाली और मैंने उसको टेंडर क्या कर दिया, उसको अलॉट कर दिया। लेकिन अगर वो बंदा अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ या अपनी पूरी मतलब सारे अपने एसेट सब कुछ भी अगर वो लगा दे, तब भी 5,000 से ऊपर की वो सप्लाई जो है वो नहीं कर सकता। कितनी? 5,000 से ऊपर की सप्लाई जो है वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। सो क्या इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर मेरा जो टेंडर डालने का जो मोटिव था वो फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक ऐसा अंडर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर मिल गया जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा। भाई उसने लोवेस्ट बिड तो डाली, लोवेस्ट बिड के हिसाब से उसको टेंडर भी मिल गया, लेकिन उसके अंदर उतना ही, उसके पास उसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे अभी हुआ है ऐसा एसएससी के केस में, अगर आपके ध्यान हो कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते थे वो टीसीएस कराती थी। ठीक है, लेकिन अभी लोवेस्ट बिड किसने डाली? एडीक्यूटी ने डाली। ठीक है, तो टीसीएस के पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो टीसीएस जो है चाहे कितने भी बच्चे क्यों ना आ जाए, उन सारे बच्चों के पास उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन एडीक्यूटी के साथ में क्या हुआ कि एडीक्यूटी ने लोवेस्ट बिड डाल के टेंडर तो ले लिया, लेकिन उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। इसलिए आपने देखा कि ये स्कैम की बात हुई, धरने प्रदर्शन हुए दिल्ली के अंदर, और ऐसे भी हुए कि दिल्ली के बंदे को अंडमान निकोबार में भेज दिया, जम्मू कश्मीर के बंदे को कहीं और जो है वो भेज दिया। वो क्यों किया? क्योंकि सेंटर ही उसके पास अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोवेस्ट बिड की वजह से एडीक्यूटी को वर्क तो मिल गया, लेकिन एडीक्यूटी जो है एलिजिबल ही नहीं था, इतनी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कि वो इतनी सारी ऑडियंस को हैंडल कर सके। सो इसलिए यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई पहले चेक तो कर लिया जाए कि 10,000 बैग की सप्लाई कौन कौन दे सकता है। तो मान लीजिए 10 सप्लायर मुझे ऐसे मिले
प्री क्वालिफिकेशन के अंदर जो मेरे को 10,000 बैग जो है सप्लाई कर सकते थे, जिनकी कैपेसिटी है, जो ऑलरेडी 15,000 20,000 बैग जो है सप्लाई कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अब मैं इन 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को या सप्लायर्स को बोलूँगा कि भाई अब आप टेंडर डालो, अब उनमें से जो भी सबसे लोवेस्ट बिड डालेगा उसको मैं वर्क दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे एक एलिजिबल सप्लायर मिलेगा जिसके पास कैपेसिटी है इस ऑर्डर को फुलफिल करने की। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा क्या मोटिव था समझाने का। इसके बाद नेक्स्ट आता है EMD, आता है अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, क्या होता है अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट? और ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी होता है। जब भी आप कोई भी टेंडर डालोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको ना एक कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो जमा कराना पड़ेगा। ये एक सिक्योरिटी की तरह होता है। सिक्योरिटी की तरह क्या होता है कि मान लीजिए आपने टेंडर डाल दिया और टेंडर डालने के बाद में आपने लोवेस्ट बिड भी डाल दी और आपको टेंडर अलॉट भी हो गया और आपने काम ही नहीं करा। ऐसा भी तो होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ऐसे कि काम ही नहीं करते। या आपने क्या किया कि यार आपने जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, लोवेस्ट बिड डाल दी और बाद में आपको चीज़ समझ में आई कि यार ये तो साला काम ही नहीं मैं कर सकता इस प्राइस के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी सेफर साइड के लिए वो क्या करेगी कि आपके पास, आपको जो है ना, जब भी आप बिड डालने के लिए जाओगे तो आपसे EMD जमा करवाएगी। जनरली 2.5% होती है, 3%, 4%, 5%, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होती है। वो आपसे मान लीजिए 2.5% उसने लिया, जैसे दिल्ली PWD के अंदर 2.5% है, तो आपने 2.5% जमा करा दिया तभी आप बिडिंग के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप बिड जो है वो डाल ही नहीं सकते। और अगर आपने बिड डाल दिया, आपको टेंडर भी अलॉट हो गया और आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया, सो ये जो 2.5% है ना, ये आपकी जब्त कर ली जाएगी। क्लियर? सो ये इसलिए भी ली जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट डालने के बाद में भागे ना। हालांकि अब भी भागते हैं, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। अब मान लो आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लिया, आपसे कुछ भी नहीं लिया, आपने टेंडर डाल दिया, आपको टेंडर मिल भी गया, अब आपको लग रहा है कि यार मैं कर नहीं सकता, आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की, तो आप क्या करोगे, छोड़ो यार इस टेंडर को, दूसरा टेंडर डाल के देखते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करती है कि एक EMD आपसे लेगी। और EMD से एक तो ये होता है कि जो सीरियस लोग होते हैं ना, जो सीरियस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो ही टेंडर डालते हैं। नॉन सीरियस जो होते हैं वो वैसे ही आउट हो जाते हैं। और जब किसी की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ना, तो वो मतलब क्या करेगा, वो मतलब जो है वो सीरियस होकर टेंडर डालेगा और उससे मतलब उसको कैंसिल भी नहीं करेगा, मतलब उस पर काम करने के चांसेस जो है उसके बढ़ जाएंगे। तो EMD का मतलब हो गया कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस जो है ना, आप इसको डेफिनेशन पे जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको एक लोन की तरह समझो कि मान लो मैंने किसी डिपार्टमेंट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि मुझे ना कुछ एडवांस पैसा पे कर देगा काम स्टार्ट करने के लिए। तो एक तरीके से बेसिकली क्या होता है कि एक जब आपको अपने काम को फास्ट करवाना हो और या आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट या जो क्लाइंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को काम स्टार्ट करने के लिए कुछ एडवांस पैसा दे देता है। तो उसी को बेसिकली मोबिलाइजेशन बोला जाता है। और ये पैसा जो है कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो मतलब डायरेक्ट उसके अकाउंट में भी क्रेडिट करते हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब उसे कुछ मटेरियल भी परचेस करके दे देते हैं कि भाई चल मटेरियल तेरे को परचेस करके दे देना है। फिर ये पैसा कहाँ पे एडजस्ट होता है, ये पैसा उसके बिल में से एडजस्ट होता है और ये पैसा जनरली केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट बिल बना, फर्स्ट बिल में से सारा मोबिलाइजेशन एडवांस जो है वो कट कर लिया। इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि फर्स्ट बिल में से इतना डिडक्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट बिल में से इतना डिडक्ट होगा, उसके बाद इसमें से इतना डिडक्ट होगा। इस तरीके से डिडक्शन जो है वो उसका किया जाता है। सो आपको समझ में आ गया कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया अपना घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का, और आपने उसको काम स्टार्ट करने से पहले 10 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिए। 10 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिए कि भाई ये 10 लाख रुपए पकड़ और साइट जो है वो स्टार्ट कर। इस 10 लाख रुपए में उसने क्या किया कि जो भी इनिशियल स्टेज पे उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, उसने उसमें वो इन्वेस्ट करके आपका काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे व्हाट इज RA बिल्स। बहुत सुना होगा आपने RA बिल्स के बारे में। इनको बेसिकली रनिंग अकाउंट बिल बोला जाता है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोग्रेस पेमेंट होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वर्क एग्जीक्यूट होता रहता है वैसे वैसे उसका बिल बनता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे फेज 1 का काम हो गया, ठीक है, सो आपको एक बिल जो है RA1 आपको इशू हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज का काम हुआ, सो आप RA2 सबमिट करोगे।
फिर थर्ड स्टेज का काम कंप्लीट हुआ, फिर आप RA3 रेज कर दोगे। उसके बाद जब लास्ट में आपका कम वो होगा, फिर आप जो है फाइनल बिल जो है वो क्या करोगे, आप फाइनल बिल जो है वो आप सबमिट करोगे। तो जब वर्क प्रोग्रेस में रहता है और प्रोग्रेस वर्क के अंदर जो मंथली बिल बनते हैं, कुछ कंपनीज के अंदर मंथली बनते हैं, कुछ कंपनी जो है 15 दिन में भी बनाती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे क्वार्टरली भी बनते हैं, तो हर किसी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जनरली 1 मंथ का जो है सिस्टम चलता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके रनिंग बिल्स जो है प्रोग्रेस काम के साथ साथ आपके रनिंग बिल्स बनते रहेंगे और लास्ट में आपका एक फाइनल बिल बनेगा। फाइनल बिल का मतलब क्या होता है कि अब इसके बाद में कोई भी बिल जो है वो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, अगर एक बार फाइनल बिल सबमिट हो जाता है, उसके बाद फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं होती है, चाहे उसका अगर कोई वर्क बैलेंस भी है तो भी उसकी पेमेंट उसको नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कभी भी कोई फाइनल बिल बना रहे हो तो आपको चेक कर लेना चाहिए कोई भी आपका मेजरमेंट जो है वो बची तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है PG। इसको बोला जाता है बेसिकली परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट की तरह होता है, और जब आपका काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तब आपकी जो PG है वो आपको वापस कर दी जाएगी। और एक सिक्योरिटी की तरह ये रहता है कि ताकि काम की क्वालिटी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जिसके अकॉर्डिंग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको जमा करानी पड़ती है जब आप कोई भी वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं, और ये भी परसेंटेज के हिसाब से होती है। जैसे हमारी EMD होता था वैसे ही हमारी जो है वो PG भी होती है। सो ये भी हमारी ऐसी 2.5% 3% के आसपास जो है वो होती है। तो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो 5-6% तो पैसा आपका पहले से सिक्योरिटी में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इतना पैसा तो आपको पहले अपने पास वैसे ही लेके चलना पड़ेगा जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर चला जाएगा। तो PG का मतलब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज PG। PG होती है परफॉर्मेंस गारंटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्मेंस गारंटी, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट सपोज करो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाया जिसकी रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट को, तो उसके पास राइट है कि वो आपकी PG को होल्ड कर सकता है या आपकी PG को आपको वापस ही ना करे, वो अपने पास ही उसको रख ले, ठीक है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है बाद में जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इंजीनियर इन चार्ज जो होता है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है। जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा, तब आपकी जो परफॉर्मेंस गारंटी वाली और जो EMD है वो आपको आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस बेसिकली क्या होता है, ये भी मोबिलाइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब ये भी एक तरीके से लोन ही होता है, लेकिन ये सिक्योर होता है। सिक्योर क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है कि मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई साइट पे काम स्टार्ट किया और उसका RA बिल बना, फर्स्ट RA, ठीक है। सो इस RA के अंदर जो भी क्लाइंट होगा वो जो कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क एग्जीक्यूट करा उसका पेमेंट प्लस उसको सिक्योर एडवांस भी इसके अंदर दे सकता है। मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का तो उसका मेन जो रनिंग बिल हो गया, प्लस 10 लाख रुपए उसने सिक्योर एडवांस के नाम पे उसको अलग से दे दिया। सो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था मात्र 20 लाख का, लेकिन उसको पेमेंट हो गई 30 लाख रुपए की। अब आप सोचोगे सर ये तो एक्स्ट्रा क्यों दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख रुपए। सो बेसिकली ये जो 10 लाख रुपए दिए गए हैं, ये 10 लाख रुपए साइट पे जो मटेरियल का स्टॉक है उस मटेरियल के स्टॉक के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया गया है, ठीक है। सो ये जो स्टॉक रहेगा साइट पे, ये साइट पे ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर इसको हटा नहीं सकता है, अपने पर्सनल यूज पे कहीं नहीं ले जा सकता। तो एक तरीके से जो क्लाइंट होगा उसी के अंडर में ये आपका मटेरियल रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ज़्यादातर साइट पे इस तरीके से होता है, खासकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर की रनिंग बिल्स बनते हैं, और अगर साइट पे कोई मटेरियल्स जो है वो पड़ा हुआ है, सो उस मटेरियल्स के अगेंस्ट जो है क्या होता है, मटेरियल के अगेंस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट जो है वो एडवांस कर दिया जाता है। इसके अंदर करप्शन भी होता है। करप्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है कि वो फर्जी बिल जो है वो अरेंज कर लेता है, या फिर मार्केट से जो बिल मिलते हैं वो अरेंज कर लेता है, और उन बिल के अगेंस्ट में जो है वो सिक्योर एडवांस जो है वो उठा लेता है। तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं साइटों के अंदर। तो अगर आप एज ए इंजीनियर आप काम कर रहे हैं तो आपको जाके सबसे पहले चेक करना है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सिक्योर एडवांस की डिमांड कर रहा है, सो एक्चुअल में साइट पे मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। मतलब ये भी आपको चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई फर्जी बिल मार्केट से ला के आपको दे दिया कि भाई देखो साहब इतने लाख का माल मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ सिक्योर एडवांस दे दो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, सिक्योर एडवांस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होता है चेंज ऑर्डर क्लोज। चेंज ऑर्डर क्लोज क्या होता है, जो इंजीनियर इन चार्ज होता है या जो क्लाइंट होता है,
और इंजीनियर इंचार्ज जो होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर वो एक्शन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके पास में ये जो क्लोज होता है ये उसको राइट देता है कि वो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है कुछ मॉडिफिकेशंस कर सके, या उसमें कुछ चीज़ें एडिशन करनी है, या उसके अंदर कुछ चीज़ डिलीट करनी है, उसकी वो उसको परमिशन देता है। कौन सा? चेंज ऑर्डर क्लोज। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई काम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इसमें से हमें कुछ चीज़ें हटानी चाहिए, या इसमें से कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर एड ऑन करनी चाहिए। वो एक्स्ट्रा आइटम के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को उनका पेमेंट जो है वो कर दिया जाता है। तो ये चेंज ऑर्डर क्लोज के अंदर आती है कि जो हमारा इंजीनियर इंचार्ज होता है उसके पास में ये राइट होता है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में जो है चेंजेस जो है वो कर सके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लिक्विडिटी डैमेज। इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज मतलब ए प्री डिटरमाइंड पेनल्टीज है डेट ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द क्लाइंट इफ दे फेल टू कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम। लिक्विडिटी डैमेज, मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें जो उसका टाइम पीरियड था, मान लीजिए वो 5 साल का, छोटा ले लेते हैं चलो, 1 साल का जो है उसका टाइम पीरियड था। अब कॉन्ट्रैक्टर उस 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको पेनल्टी लग सकती है, और वो पेनल्टी को बोला जाता है लिक्विडिटी डैमेज। ठीक है, सो यहाँ पे पेनल्टी प्री डिटरमाइंड पेनल्टी होती है डेट ए कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द क्लाइंट इफ दे फेल टू कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम। क्लियर हो गया? सो ये कंडीशंस आपको लिक्विडिटी डैमेज से आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक जितनी भी हमारी टर्म्स थी वो सारी की सारी टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो टेंडर्स, व्हाट इज टेंडर, ये डिस्कस किया हम लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के टेंडर्स जो मार्केट के अंदर हैं वो सारे टेंडर्स हम लोगों ने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ टेंडर्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स देखी, जैसे कि प्री क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा रनिंग अकाउंट बिल के बारे में बात किया, परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में बात किया। इसके अलावा सिक्योर एडवांस के बारे में बात करा। इसके अलावा चेंज ऑर्डर क्लोज के बारे में डिस्कस किया। तो ये वो मेन पॉइंट थे, और जो कि एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए, या अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, इन सारे टॉपिकों से आपका टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट खत्म नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था कि आपकी कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप एडवांस लेवल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस लेवल पे टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आप करोगे तो फिर हम इसका एडवांस वर्जन भी लेके आएंगे। और इसके अलावा जो हमारी ये 5 डे 5 स्किल सीरीज चल रही है, इसकी बाकी अदर वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके उनको देखो, समझो। और कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बाकी सिविल इंजीनियर्स का भी बेनिफिट जो है वो हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के अंदर। ओके, थैंक यू। और जाते जाते आप सभी को सॉलिट्यूड एजुकेशन की तरफ से हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू।